नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन में हमारा टारगेट है 30 में से 30 अंक पूरे लाने का। और आज का यह वीडियो नंबर हमारा 5 है। यदि आपने इसके बाकी 4 भागों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन 4 भागों को देखकर आप पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की बहुत ही शानदार तैयारी कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हमें बताना है शरीर का जो तापमान होता है वो कहाँ नियंत्रित होता है। सेरिबेलम में, ऑप्शन बी दे रखा है हाइपोथैलेमस में, ऑप्शन सी पिट्यूटरी में, ऑप्शन डी स्पाइनल कार्ड में। तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न यहाँ बन सकता है कि हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस जो स्थित होता है वो मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। ठीक है। एक सामान्य प्रश्न यहाँ पर आपको बता दूं कि शरीर का तापमान कितना होता है। तो आप सभी को पता है कि शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? क्या कहा है प्रश्न में? उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है? त्वचा से, बी ऑप्शन है फेफड़े से, ऑप्शन सी वक्र से, ऑप्शन डी कान से। तो उत्सर्जन तंत्र का संबंध त्वचा से होता है, फेफड़े से होता है, वक्र से होता है, लेकिन कान से इसका संबंध नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक निम्न में से कौन नहीं है? जीवमंडल, ऑप्शन बी है वायुमंडल, सी जल मंडल, डी सौर मंडल। तो पर्यावरण अध्ययन के घटक कितने होते हैं? पहली बात 4 घटक होते हैं। क्या याद रखना है? पर्यावरण अध्ययन के घटक 4 होते हैं। कौन कौन से? तो पहला घटक आपका वायुमंडल, पहले घटक का नाम क्या हो जाएगा? वायुमंडल। दूसरा घटक जलमंडल, दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा? जलमंडल। तीसरा घटक स्थल मंडल, तीसरा घटक स्थल मंडल। और चौथा घटक आपका हो जाएगा कौन सा? चौथा घटक हो जाएगा जीवमंडल। ठीक है। तो इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन के 4 घटक वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवमंडल। सौर मंडल इसका घटक नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? क्या बताना है हमें? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, अर्थात 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत जो हुई थी वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत हुई थी। ठीक है। एक प्रश्न आपसे यहाँ पर ऐसा बनेगा कि विश्व विश्व वन्य जीव सप्ताह, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? क्या बनेगा प्रश्न? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ पर हमें खरीफ की फसल नहीं है वो बताना है। चावल, ऑप्शन बी गन्ना, सी गेहूं, डी मक्का। तो खरीफ की फसल होती कौन कौन सी है? पहली बात तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है धान की फसल, जिसको चावल बोला जाता है, धान को। ठीक है, ये आती है। और उसके बाद मक्का आती है, ज्वार आती है, मूंग आते हैं। मूंग की फसल आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। मूंगफली आती है, मूंगफली, सोयाबीन। ठीक है। तो ये सारी फसल जो होती है जो बारिश के समय बोई जाती है वो आपकी कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल होती है। ठीक है, जिसको जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में इसको लगाया जाता है। एक फसल होती है रबी की फसल, रबी की फसल जिसको सर्दियों में लगाया जाता है, जैसे चना गेहूं, चना, आलू, मटर,
आलू, मटर, सरसों, ये जो फसलें होती है, ये सरसों की ये जो फसलें होती है ये रबी की फसल होती है। तो यहाँ पर देखिए खरीफ की फसल नहीं है, तो चावल आपकी खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन गेहूं जो है ये खरीफ की फसल न होते हुए रबी की फसल है। तो इस प्रश्न संख्या 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। बिहार राज्य का राजकीय पशु है। बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन है? चीता है, हाथी है, गाय है या फिर बैल है? तो बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न नंबर 7 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1975 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्न में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? यहाँ पर स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, बी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन डी, सी ऑप्शन है कैल्शियम एवं विटामिन सी, डी ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम एवं विटामिन ई। तो यहाँ पर बात स्वस्थ अस्थियों के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम एवं विटामिन डी आवश्यक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। तो आंवले में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और विटामिन सी का प्रचुर स्रोत कौन सा है? तो आंवला जो है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको बताना है कि दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? नील नदी, ऑप्शन बी है अमेजन नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। तो संसार की सबसे गहरी नदी अमेजन नदी है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की या संसार की सबसे लंबी नदी, विश्व की या संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है वो आपकी संसार की या विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11। चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं? तो चींटी के पैर 6 होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। कृष्ण कांति, इसका संबंध बैगन उत्पादन से दे रखा है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, गोल क्रांति, इसका संबंध आलू उत्पादन से दे रखा है। सी ऑप्शन है लाल क्रांति, इसका संबंध टमाटर उत्पादन से। डी ऑप्शन दे रखा है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। तो देखिए यहाँ पर नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से बिल्कुल सही है, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से सही है, कृष्ण क्रांति का संबंध बैंगन उत्पादन से नहीं है। इसका संबंध किससे होता है? तो इसका संबंध होता है पेट्रोलियम उत्पादन से। किससे संबंध होता है? कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। तो हमसे पूछा था कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? क्या बताना है? सोपानी कृषि कहाँ की जाती है? छतों पर, पहाड़ों की ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में या पहाड़ों की चोटी पर? सोपानी कृषि की जाती है जहां पहाड़ होते हैं, उनकी जो ढलान होती है वहां पर सोपानी कृषि की जाती है। इसलिए प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना
किसने प्रस्तुत की थी? विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है जोसेफ फोरियर, ऑप्शन सी मार्शल हाल, ऑप्शन डी है वर्गीज कुरियन। यहाँ पर पूछा है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये प्रस्तुत की थी जोसेफ फोरियर ने। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे से संबंधित प्रश्न क्या बनेगा? आपको याद रखना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर वर्गीज कुरियन से संबंधित आएगा कि श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है, अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन सा उत्तक का उदाहरण है? मस्तिष्क, आमाशय, यकृत या रक्त? तो आप सभी ने पढ़ रखा है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर याद रखना है, रक्त का पीएच मान आपसे पूछा जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4। ये चीज आपको परीक्षा में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे आपको समझ में आए होंगे। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।